नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, चतुर्थ सेमेस्टर की आज क्लास होगी और सेकेंड ईयर का। ठीक, तो होम साइंस में आप सबको पता है पेपर आप सबका वन मिनट बच्चों, आप सबका पेपर क्या है? आवास एवं प्रसार शिक्षा। तो आज हम आवास एवं प्रसार शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, और आज आप सबकी पहली क्लास होगी चतुर्थ सेमेस्टर की। इसके बाद आप रोज़ाना क्लास चलती रहेगी। आप सबको पता है कि जुलाई में आपका पेपर भी होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और 1 मिनट बच्चों, आप सब लाइक शेयर अवश्य किया करें और चैनल को जो पहली बार जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि आगे जब क्लास चलने लगती है एक निश्चित वे में, फिर बीच में हम बोलते नहीं हैं कि आप लाइक करो या शेयर करो। ऐसा ना किया करो, आप सब ज़रूर किया करो। ठीक, तो आप सब देख पा रहे हैं मैंने टाइटल भी दे रखा है और थंबनेल में भी देखा होगा कि मकान हाउस। आप सब पता जान रहे हैं कि आवास एवं प्रसार शिक्षा है आपका पेपर। तो हाउस और होम में क्या अंतर होता है बताइए? निजी मकान और किराए के मकान में क्या अंतर होता है? आप सब जानते हो किराए के मकान में पैसा देना पड़ता है हर मंथ, और निजी मकान में नहीं देना पड़ता, फिर भी उसे तो बनवाना पड़ता है ना। ठीक, तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। निजी मकान क्या है, हाउस क्या है, घर क्या है, ठीक, होम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, क्योंकि यह पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, गर्मी बहुत है बच्चों, आप सब पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि आप सब फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ चुके होंगे। गर्मी में पानी की आवश्यकता अधिक होती है आपके शरीर को, तो पानी ज़्यादा लें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि घर तथा मकान में अंतर बताइए। तो घर और मकान में क्या अंतर होता है? बच्चों, आपको पता होगा कि मकान जो होता है एवं घर में वही अंतर है जो जड़ और चेतन में अंतर होता है, जड़ और चेतन में। ठीक, मकान एक जड़ की संरचना है जिसमें प्रकृति के परिवर्तन स्थान नहीं रखते हैं, जबकि घर में क्या होता है? एक भावात्मक चेतन भावना है जो निवास करने वाले के संबंधों में फलती फूलती है। ठीक, अगर मकान कोई भी मकान बना पड़ा रहे, उसमें कोई रहता नहीं है, तो वो घर नहीं कहलाएगा। ठीक, गृह तभी कहलाता है जब उसमें एक भावात्मक चेतना के साथ सभी निवास करते हैं, फलते फूलते रहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाला आत्मा है। ठीक, मकान जो होता है उसमें निवास करने वाली जो आत्मा होती है वह घर कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होटल, छात्रावास, अस्पताल तथा इसी प्रकार के अन्य निवास स्थल गृह की संज्ञा नहीं पाते। अगर होटल देखा जाए तो होटल में भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन उसे घर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे एक परिवार एक भावात्मक और एक दूसरे से इतना मधुर प्रेम के साथ संबंधों के साथ नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए इसे घर नहीं कहा जा सकता। ठीक, क्योंकि इसमें निवास करने वाले किसी भावात्मक बंधन से नहीं बंधे होते हैं, जबकि केवल यह एक कमरे में सभी आवश्यकताएं पूरी करने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, या व्यक्तियों के आवास का हम घर अथवा गृह की संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक, उसके बाद आते हैं, देखते हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, आप लिख के ले लो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, मकान क्या है, हाउस क्या है, इसमें अंतर देखते हैं। मकान जो होता है, अभी मैंने पढ़ाया ना, वही मकान जड़ संरचना होती है, जबकि जो हाउस होता है घर होता, ओ सॉरी बच्चों, हाउस जो होता है वो जड़ संरचना होती है, जबकि होम जो होता है घर होता है, उसे घर या चेतन स्वरूप है। ठीक, घर चेतन का स्वरूप है, मकान है बनाया जाता है, जबकि घर बसाया जाता है। ठीक, घर कब बसता है? एक लड़के की, जब एक लड़की के साथ शादी होती है तो वो दोनों मिलकर के एक घर का निर्माण करते हैं, घर बसाते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक, ये घर बसाया जाता है। ठीक, मकान छत, दीवार, फर्श आदि से बनता है, जबकि निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, स्नेह एवं एक दूसरे के प्रति भावना से बनता है। क्या बनता है? घर। मकान में एक व्यक्ति रहता है, या हो सकता है कि कोई न रहे। ठीक, लेकिन घर में
कई सारे लोग प्यार से रहते हैं, ठीक। मकान आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बदल लिया जाता है, जबकि घर जो होता है सामान्यतः विवाह के पश्चात ही बदला जाता है, ठीक। विवाह के पश्चात, अभी मैंने बताया ना कि विवाह होता है फिर घर बसाया जाता है, ठीक। एक उसके बाद आता है आपका हाउस में, मकान में। प्रत्येक मकान घर ही हो या आवश्यक नहीं है, उसमें दफ्तर भी बनाए जाते हैं, दुकान भी बनाए जाते हैं, होटल बनाए जाते हैं, छात्रावास भी हो सकते हैं, ठीक। ये सभी मकान में बनते हैं, जबकि प्रत्येक घर के लिए एक छोटे अथवा बड़े मकान की आवश्यकता होती है, ठीक। एक छोटा सा भी मकान घर हो सकता है, बड़ा सा भी मकान घर हो सकता है। मकान के स्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है, जबकि घर अखंड है, समाज में इसकी जीवंतता अच्छा है। एक घर से एक या अधिक घरों की उत्पत्ति होती है, ठीक। एक घर से ही अधिक घरों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है एक फैमिली में तो वो घर बढ़ता है, ठीक। आप सब देखे होंगे घर बढ़ते हैं, आपके चाचा दादा रहे होंगे, सब लोग साथ में रहते थे, फिर उसके बाद अलग हुए, फिर एक दूसरे सब अलग अलग अपना घर बनाए, इस तरह वो अखंड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। मकान एवं भौतिक एक भौतिक आवश्यकता है, जबकि घर एक मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता है, ठीक। घर पे सुकून मिलता है ना, जो रेस्ट मिलता है घर पे ही मिलता है, जबकि मकान में नहीं मिल सकता है। होटल या कहें छात्रावास या दफ्तर, यहाँ सब वो सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि वो मकान होते हैं, घर नहीं होते हैं। अब आइए जानते हैं निजी मकान और किराए के मकान में अंतर, ठीक। तो निजी मकान क्या होता है बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से पता है निजी मकान क्या है और किराए का मकान क्या है, लेकिन ये नहीं पता है किस तरह से हमें लिखना है, ठीक। तो इसके लिए ये पढ़ना जरूरी है, तो लाइक शेयर अवश्य करें। भारी प्रारंभिक व्यय, उसके बाद आरंभिक व्यय कम। किराए के मकान पे क्या होता है, जो आरंभिक व्यय होता है वो तो कम होता है, लेकिन निजी मकान के लिए बहुत भारी प्रारंभिक व्यय होता है। प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है जो भारी खर्च होते हैं बनवाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। निजी मकान बनाने में आरंभिक व्यय बहुत अधिक होता है। इतना धन एक बार में अधिक संपन्न परिवार हो व्यय कर पाते हैं। शेष को कभी कहीं ना कहीं से ऋण की व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यक्ति पर ऋण लेने पर कई वर्षों तक आर्थिक भार बढ़ जाता है। घर ही परिवार की सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ती है। इसमें अन्य व्यावसायिक कार्य रुक जाते हैं। आपके यहाँ भी घर बना होगा, और जिनके यहाँ जल्द में है, जिनको पता है घर कैसे बनता है, उसके लिए कितने खर्च पड़ते हैं, और यहाँ तक व्यक्ति को उधार भी लेना पड़ता है, आर्थिक भार भी बढ़ जाता है, ऋण भी लेना पड़ता है, यही ना, उधार या ऋण। तो इससे क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है, लेकिन वो प्रारंभिक खर्च होता है। जबकि किराए के मकान में क्या होता है, किराए के मकान में बच्चों आरंभिक व्यय अधिक नहीं होता है, ठीक। शुरू में व्यय अधिक नहीं होता है। अधिक से अधिक 1 से 3 माह के किराए की अग्रिम राशि जमा करनी होती है, वह भी कहीं कहीं पर ही देनी पड़ती है। अतः जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है उन्हें किराए का मकान लेना ही सुविधाजनक होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं गतिशीलता में कमी। जी हाँ, जो आपका निजी मकान होता है आज के प्रति स्पर्धात्मक युग में एक स्थान पर बने रहने से अच्छे अवसर गंवा देते हैं। निजी मकान में रहने पर व्यक्ति को प्रगति के लिए अच्छा अवसर होते हुए भी दूसरे नगर में जाना और वहां निवास करना कठिन होता है। इसी प्रकार अचल संपत्ति कभी व्यक्तिगत प्रगति में बाधक भी बन जाती है, ठीक। अगर देखा जाए व्यक्तिगत जो बता रहे हैं, इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत जैसे कि आपकी पुश्तैनी घर है, गांव में घर है, तो आप शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि वहाँ पे मेरी फैमिली है, फैमिली छूट जाएगी और हम नहीं जा सकते शहर में, तो ये भी एक तरह से बाधक होता है। जो निजी मकान होता है या कोई घर पे नहीं है और आप मकान को लॉक करके नहीं जाना चाहते हैं, इस प्रकार से आपको जॉब भी मिली है, कहीं दूर शहर में नहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बाधक होती है। और अधिक गतिशीलता, जो निजी मकान से स्थायित्व तो मिलता है, लेकिन जो किराए का मकान होता है उसमें क्या होता है, अधिक गतिशीलता होती है, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव नहीं हो पाता है,
ठीक। कभी कभी जीवन में प्रगति के अवसर बाहर जाकर ही मिलते हैं। निजी मकान के कारण ऐसे अवसर व्यक्ति को छोड़ने पड़ सकते हैं, किंतु आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो ऐसे बंधन नहीं होते हैं। व्यक्ति आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रख रखाव में अतिरिक्त व्यय। निजी मकान में क्या होता है कि रख रखाव में के लिए पुताई, पेंट, दुरुस्ती आदि करानी पड़ती है। इन सभी में धन का व्यय होता है। इस प्रकार रख रखाव का खर्च बढ़ जाता है। किराए के मकान में क्या होता है, उतना नहीं होता है खर्च। व्यक्ति को निजी मकान पर कई टैक्स भी देने पड़ते हैं, जैसे अचल संपत्ति कर, प्रकाश कर, आयकर आदि। इससे भी व्यय में वृद्धि होती है। जबकि क्या होता है, जो किराए का मकान होता है उत्तरदायित्व का कम होता है। ठीक। क्योंकि निजी मकान स्थायी स्वामित्व के मकान को देखभाल निरंतर करनी होती है और टूट फूट होने पर मरम्मत भी कराना होता है। जबकि मकान से संबंधित सभी टैक्स भी भरना होता है। आदि श्रम साध्य कार्य हैं, इसमें धन का भी व्यय होता है। किराएदार ऐसे उत्तरदायित्वों से बचा रहता है। ये सब नहीं करना होता क्योंकि मकान मालिक ही ये सब करेगा। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवास में की आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में लिखिए। तो आवास की आर्थिक आवश्यकताएं क्या हैं, देखते हैं। कारण क्या है, आर्थिक कारणों से होती हैं। व्यापारिक कार्यों हेतु, जी हाँ, फॉर द बिजनेस वर्क, जो व्यापारिक कार्य है, बिजनेस वर्क है, इसके लिए क्या होता है, आवास की आवश्यकता व्यापारिक कार्यों के लिए पड़ती है। आवास से ही व्यक्ति को आर्थिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। आवास पर वह स्थल जहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। जी हाँ, ग्रोथ एंड लिविंग स्टेटस। ओके। जो रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, स्टेटस होती है, आवास वह स्थल है जो व्यक्ति के क्या करती है, जो व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में वृद्धि कर देता है। आवास में पाई जाने वाली सुविधाएं व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में वृद्धि कर देती है। इससे क्या होती है, व्यक्ति की आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है धन वृद्धि। ओके। धन वृद्धि क्या होता है, धन वृद्धि में जिसे हम ग्रोथ इन मनी कहते हैं। अगर ऐसे भी आ जाता है ग्रोथ इन मनी क्या है आवास में, तो आप बताना कि आवास की आवश्यकता धन वृद्धि के लिए भी होती है। लोग कई आवास खरीद लेते हैं और अधिक प्रॉफिट में बेचकर अथवा गिरवी रखकर धन से धन की वृद्धि कर लेते हैं। अतः इसी प्रकार आवास धन वृद्धि में सहायक होता है। ठीक। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, कहीं पर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर उसके बाद उसे बेचकर और ही महंगे रेट में देते हैं। ये सब क्या धन वृद्धि का कारण भी होता है आवास। ठीक। धन की बचत, जी हाँ, सेविंग ऑफ मनी। आवास होने के किराए की बचत होती है। आजकल किराए के मकान दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं, जैसे कि आय का 10 से 20% तक औसत किराए में ही व्यय हो जाता है। कई शहरों में मकान काफ़ी महंगे मिलते हैं, अतः आवास की आवश्यकता धन की बचत के लिए भी आवश्यक है। ठीक। एक ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। वीडियो लंबा हो रहा है, फिलहाल पेपर नज़दीक है, अब समय बहुत कम है, इतना लंबा नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक। किराए के मकान से लाभ क्या है, किराए के आवास के लाभ बताइए। आरंभिक व्यय कम होता है, अभी मैंने बताया किराए के मकान में अंतर। ठीक। अभी वीडियो रोक के देख लेना। उत्तरदायित्व कम होता है। ठीक। उसके बाद स्थानांतरण की स्थिति में अधिक सुविधा होती है। स्थानांतरण की उत्तरदायित्व जो मकान मालिक होते हैं उनके पास उत्तरदायित्व होता है और टूट फूट की मरम्मत करना। जबकि आरंभिक व्यय कम होता है। आरंभिक व्यय जो लागत होती है ना, खर्च अधिक होते हैं। मैंने बताया ना शुरू में कि कभी कभी ऋण लेना पड़ता है घर बनाने के लिए। ठीक। तो स्थानांतरण की स्थिति में अधिक सुविधा होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी किराए के मकान में काफ़ी सुविधाएं होती हैं। ठीक। क्योंकि उस मकान को छोड़ा जा सकता है, जबकि अपना निजी मकान होता है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक। पूंजी की बचत होती है, पूंजी की बचत होती है, हाँ, अधिक खर्च नहीं होते, जैसे कर वगैरह ये सब नहीं देना पड़ता है। इससे पूंजी की अधिक बचत होती है। अधिक गतिशीलता होती है, क्योंकि जो निजी मकान होते हैं उसमें स्थायित्व तो मिलता है, पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया नहीं जा सकता है छोड़ के, इसलिए। और जो किराए का मकान होता है उसमें अधिक गतिशीलता पाई जाती है। ठीक। आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दो, शेयर कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो बच्चों।